हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण स्वामी। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक कृतिका का पाठ नंबर 2, जॉर्ज पंचम की नाक। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं कमलेश्वर जी। और इस पाठ का जो उद्देश्य क्या है, क्या कुछ बताना चाहते हैं इस पाठ में हमारे को, वो भारतीय शासकों पर करारा व्यंग करना चाहते हैं। भारतीय शासक जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े जो राजनेता हैं, वो शासक होते हैं, तो इनके ऊपर करारा व्यंग किया है। भारतीयों में आत्म सम्मान की भावना जगाना। आत्म सम्मान की भावना भी हमारी बिल्कुल जाती रही है। कई ऐसे राजनेता और ऐसे अधिकारी बैठे हैं जिनके अंदर आत्म सम्मान बिल्कुल भी नहीं है, और कर्तव्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा देना है। उनको उनकी ड्यूटीज याद करवाने की प्रेरणा दी है, ड्यूटीज याद करवाई है उनकी। तो स्टूडेंट्स, अपन ये अभी पढ़ने जा रहे हैं जॉर्ज पंचम की नाक। जो लेसन है इसका मैं मुख्य सार में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बाकी आप अपनी बुक में से 3-4 बार इसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत कहानी में श्री कमलेश्वर जी ने भारतीयों की गुलाम मानसिकता पर करारा व्यंग किया है। भले ही आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, किंतु आज भी हम विदेशी लोगों की जी हजूरी करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। समाज में नाक इज्जत व सम्मान की प्रतीक मानी गई है। नाक को लेकर अनेक मुहावरों की रचना की गई है, यथा नाक कटवाना, नाक कटना, ऊंची नाक, नाक रखना आदि। यह नाक कटना मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका प्रयोग किया है। सारा व्यंग इस मुहावरे के इर्द गिर्द घूमता है। प्रस्तुत पाठ में सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलामी मानसिकता और विदेशी आकर्षक पर गहरी चोट की गई है। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आ रही है। महारानी के भारत दौरे की खबरें प्रतिदिन अखबारों में छपती थीं। एलिजाबेथ के दर्जी उसकी पोशाक को लेकर परेशान थे। देखिए, जिस जाति ने हमको गुलाम बना के रखा और उसी जाति के जो 2 लोग यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए पूरा का पूरा प्रशासन परेशान है कि उसकी आवभगत कैसे की जाए, उनके यहाँ पे इज्जत कैसे रखी जाए। भला उनका इज्जत का उनको क्या लेना देना, जो हमारे ऊपर अपनी अधिकार जमा रहे थे वो। इंग्लैंड के अखबारों की कथनें यहाँ के अखबारों में खूब प्रकाशित हो रही थी कि रानी के लिए कौन सी पोशाक बनाई जा रही है। पोशाक मतलब पहनावा, उसका सूट, उसके कपड़े कैसे हैं। रानी की जन्मपत्री प्रिंस फिलिप के कारनामे, नौकरों, बावर्चियों आदि के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की तस्वीरें भी छप रही थी। जो भी उसकी आग भगत के लिए लगा हुआ था, उन सब के नाम छप गए थे। ये उसके लिए ये कर रहा है, जो एलिजाबेथ आएगी उसके लिए ये कुत्ता प्रयोग किया जाएगा, ये गाड़ी प्रयोग की जाएगी, वहाँ पे ये नौकर काम करेगा। ऐसे ऐसे अखबारों पे छपे जाए, अखबारें छप रही थी। रानी के आगमन को लेकर भारतवर्ष में सनसनी मची हुई थी। रानी के स्वागत के लिए तैयारियां धूमधाम से हो रही थीं। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट हो रही थी। सड़कों की सफाई व मरम्मत भी हो रही थी। सभी मुख्य इमारतें भी सजाई जा रही थी। इतनी साफ सफाई हो रही है उन 2 लोगों के लिए। एकाएक समस्या सामने आ खड़ी हुई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। यानी कि क्या है कि मूर्ति है कोई, और शरारती तत्वों ने क्या किया, उस मूर्ति का नाक तोड़ दिया था। और जो रानी एलिजाबेथ आ रही थी, वो यदि अपने पति की उसकी मूर्ति देखेगी तो उसमें यदि नाक नहीं हुआ तो उसकी क्या है, बेइज्जती होगी। उसी की खातिर क्या है, सारे के सारे अपने हिंदुस्तान के जितने भी बड़े राजनेता, जितने भी बड़े अधिकारी ऑफिसर्स, वो सारे के सारे इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे उसकी नाक लगाने के लिए।
पहले भी इस संबंध में राजनीतिक आंदोलन और बहसें भी हो चुकी थीं, किंतु राजनीतिक आंदोलन कभी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कुछ दल नाक लगवाने के पक्ष में थे तो कुछ कटवाने के। ये ऐसा ही होता है, एक राजनेता ने बढ़िया काम कर दिया तो दूसरे उसको हटवाने का करेंगे कि इसने ये काम कर दिया तो इसकी बहुत अच्छे ही बन जाएगी, यहाँ पर ये देवता बन जाएगा, इससे अच्छा ये काम होने ही ना दे। वो जनता परेशान हो जाती है इससे। इसलिए समस्या ज्यों की त्यों बनी रही, किंतु एक हादसा हो गया कि हथियार बंद जवानों के पहरे के होते हुए भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक कट गई, किंतु रानी के आगमन के समय नाक के कटने का अर्थ तो अपनी नाक कटाने के समान हो गया है। देश के विभिन्न स्थानों पर शुभ चिंतकों की मीटिंग बुलाई गई और एक मत होकर कहा गया कि रानी के आने से पहले नाक लग जानी चाहिए। इसी संदर्भ में तुरंत एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में कुछ लाचार था। उसे अधिकारियों के चेहरों की घबराहट को जान लिया। तभी उसने एक आवाज़ सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सहज भाव से उत्तर दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अधिकारियों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई। अंततः पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए। पुरातत्व विभाग क्या होता है? जो पुरानी चीज़ों को संभाल के रखते हैं, उनका लेखा जोखा, पुराना लेखा जोखा संभाल के रखते हैं, उसे पुरातत्व विभाग बोलते हैं। किंतु कुछ भी पता नहीं चल सका। अधिकारी गण फिर परेशान हो गए। एक खास कमेटी का गठन किया गया। उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया। ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है? वो एक राजनेता भाषण दे रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। और यह भाषण हर अखबार में छप गया। अब थोड़ी सी उसको उम्मीद मिली थी और उसने बड़ाई के अंबार लगा दिए। मूर्तिकार हर एक पहाड़ की खाक छान आया, किंतु वह कीमती पत्थर नहीं मिल सका। यानी कि कहने जो राजनेता होते हैं वो कहते कुछ हैं लेकिन होता कुछ और है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस जॉर्ज पंचम की इज्जत हमारे पहाड़ प्रकृति ये भी नहीं मानते। कहने का मतलब ये है। उसने कहा कि यह विदेशी पत्थर है। सभापति उत्तेजित होकर बोला, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्ति का चुप खड़ा रहा। बात सही कही उसने। ये सारी की सारी विदेशी चीजें ही हम अपना रहे हैं। ये जो विदेशी चीजें हमारे पास आ रही हैं, कच्चा माल यहाँ से जाता है। आगे देखिए, बहुत सोचने पर मूर्तिकार के मन में एक विचार कौंध आया। उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचाने की शर्त पर एक सुझाव दिया। देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। देखो ये जो शासक, राजनेता, बड़े भ्रष्ट अधिकारी कितनी नीच हरकत पर चले जाते हैं अपनी थोड़ी सी इज्जत बनाने के लिए। उन्होंने उन देशभक्तों की जो मूर्तियां लगी हुई हैं, कहता है उसकी नाक तोड़ के इसके लगा दो। उनमें से किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती जुलती हो तो उसे ले लिया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया, डरते भी हैं। फिर सभापति ने कहा कि यह काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार ने देश का भ्रमण किया। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रविंद्रनाथ, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि सब की मूर्तियों को भली भांति देखा। वो सारी मूर्तियों के पास जाके आ गया, जितनी शहीदों की मूर्तियां जो लगाई गई थी चौकों में।
देखा और परखा, सबके नाक की माप ली गई, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। कहने का मतलब क्या है, हमारे उस देशभक्तों की नाक इसकी नाक से बड़ी, यानी कि इनकी इज्जत बहुत बड़ी है, इसकी कोई भी इज्जत नहीं थी यहाँ पर। वे इस पर फिट नहीं बैठती थीं। इस बात से अधिकारी वर्ग में खलबली मच गई। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो रानी के स्वागत का कोई अर्थ नहीं था। अंत में मूर्तिकार ने एक और सुझाव प्रस्तुत किया, एक ऐसा सुझाव जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए था। देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। ऐसी नीच हरकत पे भी उतर आते हैं ये, किसी जिंदा आदमी की नाक काट के लगा दो कहते। यह सुनकर सभापति महोदय परेशान हो गए, किंतु उसे इसकी अनुमति दे दी गई। अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगाने से पहले पहरे का पूरा बंदोबस्त किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया, उसकी रबाब यानी कि काई निकाल दी गई और ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि लगाई जाने वाली नाक जिंदा रह सके, सूख न जाए। अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की नाक जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी, किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा। ऐसा लगता था कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी, किसी की नाक नहीं बची थी। जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा था, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटवाने को तैयार रहते हैं। यही है, कोई विदेशी अपने यहाँ आ जाता है, उसके साथ हम फोटो खिंचवाते हैं, उसके साथ मैंने क्या क्या करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इन विदेशियों ने हमारे साथ क्या कुछ किया था। तो स्टूडेंट्स, ये इस लेसन को आप 2-3 बार ध्यान से सुने तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद बनाइए, नहीं आ रहे हैं तो मेरे से पूछिए। धन्यवाद।